ये धमाका भी उन्हीं का काम हो सकता है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त उन्होंने एक काम किया था कि एक मुसलमान के खिलाफ में नफरत पैदा करो, मुसलमान आतंकी ये बताओ, करने वाले सब वो और पकड़े गए सब मुसलमान। सुदर्शन कमरे साहब को मैं खास मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि बहादुरी का काम है कि आज के भारत हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्म बनाना। और तीसरा जी, ये फिल्म जो आपने देखी है हेमोलिफ, इस पे मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि ये जो फ़िरका परस्ती का जो जहर है, जो हमारे समाज और हर पूरे हमारे संस्थानों में एक जहर जैसे मतलब घुस चुका है, तो ये फिल्म इसको पेश करती है। क्योंकि वाहिद की जो कहानी है, वाहिद शेख की जो ये एक व्यक्तिगत एक कहानी है, मगर सिर्फ वाहिद की अकेले की ये कहानी नहीं है। और मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ उनको एज अ पर्सन, क्योंकि उनकी जो एक सैक्रिफाइस है, शहादत है, और उनकी जो ह्यूमैनिटी और ब्रेवरी उनके नेचर में है, उनकी किताब में मैंने पढ़ी है और फिल्म में भी वही आती है। और साथ साथ हम सुदर्शन कमरे साहब को मैं खास मुबारकबाद देना चाहती हूँ क्योंकि बहादुरी का काम है कि आज के भारत हिंदुस्तान में इस तरह की फिल्म बनाना। और मुझे लगता है कि ये जो जहर की मैं बात कर रही थी, जो ये फिल्म इसको दिखाता है, ये देश को ख़त्म करके ही छोड़ेगा अगर हम इसके ऊपर कुछ नहीं करेंगे साथ में मिलकर। और मैं मानती हूँ कि वाहिद ने जिस तरह अपने छूटने के बाद पूरे अपनी लाइफ इसी पे डेडिकेट की, उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनके ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी हैं, वही जानते हैं किस तरह की कुर्बानियाँ होंगी। मगर जिस तरह उन्होंने बाहर आकर मतलब ही वॉज ओनली वन एक्विटेड, फिर भी उन्होंने अपना न सोचते हुए सिर्फ ये किताब के ज़रिए और अभी ये फिल्म के ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि हमारे देश में ये जो पूरी कानून व्यवस्था है वो एक पूरा ढांचा ही एक बहुत सड़ चुका है और आम इंसान के लिए काम नहीं कर रहा है। ये शर्मिंदगी की बात है कि बम्बई जैसे शहर में इस तरह की बातें होती। अगर बम्बई जैसे शहर में ये हो रहा है तो मुझे लगता है आप सोचिए दूसरी जगह क्या क्या होता होगा। और इंडिविजुअल ऑफिसर्स का नाम वगैरह हम तो जानते किसकी बात हो रही है, मगर मैं मानती हूँ कि ये जो पुलिस का बर्ताव, जेल का बर्ताव, पुलिस के कंडीशंस, जेल के कंडीशंस, इन्होंने पूरे कानून व्यवस्था और संविधान को एक खोखला बना के छोड़ दिया। तो ये फिल्म इसको दिखाती है। इट इज़ अ मिरर टू आवर सोसाइटी, इट इज़ अ मिरर टू आवर इंस्टीट्यूशंस। और मैं बस दुख के साथ मुबारकबाद देती हूँ। जी, एक सवाल और भी खड़ा होता है कि कश्मीर फाइल्स पे वावेला मचाने वाले वो लोग, तो क्या उनको ये फिल्में देखनी चाहिए नहीं देखनी चाहिए? मुझे लगता है कि सबको देखनी चाहिए। देखिए, एक कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको ऐसी फिल्म नहीं देखनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि और ज़्यादातर जो लोग अपने पदों पे बैठे हैं, संस्थान में बैठे हैं, इंस्टीट्यूशंस में बैठे हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो प्रिजन जेल मैनुअल में हो, क्योंकि ये हर चीज़ पे एक सवाल उठाता है कि हम किताबों पे कुछ कानून लिखते हैं मगर अमल में कुछ आते नहीं है और इंसान बस तड़पता रहता है वो अधिकारों को पाने के लिए, वो हकों को पाने के लिए। तो मुझे लगता है सब कोई किसी को देखनी चाहिए, सबसे ज़्यादा हुकूमतों को देखनी चाहिए, पुलिस सिस्टम को देखना चाहिए, हम समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इंग्लिश बात करेंगे। फॉर्मर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस शमशेर खान पठान साहब भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ में, जो कि एक सियासी पार्टी के जिम्मेदार भी है, नेशनल प्रेसिडेंट है। शमशेर खान पठान साहब, आप सिस्टम से जुड़े रहे हैं और जो हेमोलिश में जो दिखाया, जो सिस्टम के ताल्लुक से जो बातें दिखाई गई है, आप इससे कितना मुत्तफिक है और इस फिल्म को लेकर आपके क्या तासुरात हैं? नहीं, ये फिल्म बनने से पहले जो उनके डायरेक्टर है, जो उसमें हीरो है, ये सब मेरे घर पे आए थे, काफ़ी मुझसे मालूमात ली। फिर मैंने और भी लोगों के उनको मैंने एड्रेस दे के उनसे मिलो और पूरी स्टोरी अच्छी तरीके से बनाओ। सब बातें उनको मैंने पूरी बताया था, कौन कौन से सीन उसमें डालना है ये भी उनको मैंने बताया था। बाद में शूटिंग के दौरान मुझे कई बार उन्होंने मुझे बुलाया, ज़्यादा भी तकलीफ आई। फिल्म ख़त्म बन गई, उनकी बनने के बाद फिर घर पे मेरे पूरा स्क्रीनिंग हुआ, पूरा लैपटॉप पे पूरी फिल्म देखा। बहुत दिल से फिल्म बनाई उन्होंने। लेकिन जो जुल्म की जो इंतहा जो है, जो हुई है जुल्म की इंतहा, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो दिखाया गया है वो टिप ऑफ द आइसबर्ग, नीचे तोदा के तोदा पूरा बढ़ा है पूरा। उसमें मैंने उन्हें कहा था कि जो विनोद भट्ट है, जिन्होंने सुसाइड किया था, उनको अच्छी तरह से इस फिल्म में सीन होना चाहिए, क्योंकि विनोद भट्ट का ये मंशा था कि झूठे मैं आरोपी नहीं पकड़ूंगा,
और झूठे केस में नहीं डालूंगा। उनको ज़बरदस्ती किया गया था उस टाइम पे। मैं विनोद भट्ट से मिल चुका हूँ और उसने इनडायरेक्टली मुझसे बात भी की थी और उसको झूठे आरोपी को फंसाना नहीं था, उसने उस टेंशन में आके सुसाइड किया। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट उस टाइम पे था जिसको सबने दबा दिया और फिल्म में भी बताया नहीं गया उसके अंदर। जी जी, यानी बेईमान लोग जिंदा है और जो ईमानदार ऑफिसर था उसको इतना टॉर्चर किया गया है कि उसको आखिर खुदकुशी करनी पड़ी। उसको कहा कि तुम इन्हें गिरफ्तार बताओ, उसने कहा कि ये आरोपी नहीं है, मैं बताऊंगा नहीं, ये सब झूठे आरोपी है। इस पे उसका सुपीरियर से झगड़े कई हुए कि मैं गलत काम करूंगा नहीं और तुमने गलत काम नहीं किया तो तुम पे कार्रवाई की जाएगी। इस बात को लेके उनको टेंशन दिया गया और उसी परेशानी में उसने सुसाइड किया। ये बात किधर भी नहीं आ रही है बात की। ये बात फिल्म में आना चाहिए था लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने फिल्म में नहीं दिया बात की। आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, जिस तरह से एक सीन में बताया गया कि ऑफिसर कहता है कि हम तो मजबूर है, हम नहीं बिल्कुल वो जो एक सेंटेंस जो बताया ना उसमें वो ये सच्चाई है, क्योंकि मैंने इस केस के मैक्सिमम आया उसे बात किया हूँ, सबका कहना यही था कि ये सब बेगुनाह है। अच्छा, ये सभी बेगुनाह है ये। और इसके लिए जब कोर्ट में आपको पता होगा उन्होंने सबका सीडीआर मंगाया था कि हमारा सीडीआर मालूम करो। उस वक्त हम कहा थे जी, उस सीडीआर में ये किधर भी मिले हुए नहीं आपस में, न कभी स्टेशन पे कभी थे बोल के, लेकिन कोर्ट में वो पेश नहीं किया गया। तो सबूत तक के उन्होंने खत्म किया उस टाइम पे। जी, तो आखिर वो लोग कौन है जो असल मुजरिम है? वो तो यानी कि आज़ाद है और जो बेगुनाहों को पकड़ा जाता है तो असल मुजरिमों पर तो गिरफ्तारी नहीं होती है। नहीं हुई। असल मुजरिम तो घूम रहे, आज़ाद है वो। तो आखिर इसकी क्या वजह, कौन लोग है वो जो असल मुजरिम है? वो क्या लगता है आपको जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है? देखिए आपको पता है कि जो आरएसएस के लोग हैं ये 16 बम धमाके में अरेस्ट है ये अब तक के। जी, ये धमाका भी उन्हीं का काम हो सकता है। क्योंकि उस वक्त उन्होंने एक काम किया था कि एक मुसलमान के खिलाफ में नफरत पैदा करो, मुसलमान आतंकी ये बताओ, करने वाले सब वो जी, और पकड़े गए सब मुसलमान। जी, आपको मानेगा दोनों के बम धमाके पता आपको दोनों में पकड़े गए मुसलमान बच्चे। किया किसने था? साध्वी ने, जी, कर्नल पुरोहित ने, सब मतलब बाद में आदेश हुए बाकायदाबाद में, ये चार्जशीट चढ़ी उनके ऊपर, लेकिन उनको सबको झूठा अरेस्ट कर किया गया मालया के लोगों को बताने के लिए खाली मुसलमान जो है वो आतंकी है, देश सुरक्षित नहीं है। एक किस्म का नैरेटिव उस टाइम पे सेट हुआ था आरएसएस का और उसमें ऑफिसर भी मुलविस थे उसके अंदर। अच्छा, ये 2 ऑफिसर इसमें जो थे ना मेन जिन्होंने एक काम किया है, एक तो रघुवंशी था उस टाइम पे एटीएस चीफ, सूर्यवंशी बताया गया वो रघुवंशी है। ये इसके कार्यकाल में पूरा का पूरा हुआ सब गिरफ्तारी। और एन रॉय साहब भी उस टाइम पे थे। इन्होंने मिलके ये सब पूरा तागड़ा बना कि इनोसेंट लोग, बाकी भी जो जिनको सजा लगी है वो सब इनोसेंट है पूरे। जी, जी, 100% इनोसेंट है वो। बिल्कुल। करने वाली टीम अलग ही है, करने वाली वो कौन है किसको पता नहीं है, या फिर आईबीआई सीबीआई को पता है कौन है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। कभी ना कभी खुलने वाला मामला है ये। हिमायत बेग को भी बताया गया, यानी करे मूंछ वाला पकड़े जाए दाढ़ी वाला, ये पूरा मामला इस तरह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमना सामने मीडिया से बात करने के लिए। थैंक यू। वुमेन फेडरेशन के रूहे रवा सरबराह प्रेसिडेंट जनाब इकबाल मेमन ऑफिसर साहब भी है जिन्होंने आज ये फिल्म देखी। इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, आपके तासुरात क्या है? आपको कैसा लगा फिल्म देखकर? कितनी तकलीफ हुई और क्या मैसेज है आपका? 9 साल की जद्दोजहद और तकलीफ़ 2 घंटे के अंदर देख करके ऐसा लगा कि हम भी 9 साल के सफ़र में इन बेकसूरों के साथ में ही हम हैं। 11 तारीख को 2006 तो वो जो बम ब्लास्ट हुआ और उसमें जो पुलिस की कार्रवाई और उसकी इंक्वायरी वगैरह आबेहूब जो दिखाया, एक बड़ी अच्छी कहावत है कि 99 कसूरवार छूट जाएं तो चलेगा, मगर एक भी बेकसूर जेल में नहीं जाना चाहिए। मगर इस पर अमल नहीं होता। अफसोस की बात यह है कि कितने बेकसूर ट्रायल में आखिरी में जो वॉइस आया कि कितने लाख कैदी जो हैं ट्रायल के अंदर हैं, आज भी जेलों में आज भी जेलों के अंदर बंद है और क्या पोजीशन उनकी है। तो ये जुडिशरी जो हिंदुस्तान की है, ये इसके अंदर जब तक चेंजेस नहीं आएगा ये इसी तरह चलता रहेगा बरसों बरस। 75 साल हो गए आज़ादी को और इसके बाद भी ये अगर पोजीशन है, हमारी जेलों की पोजीशन, हमारी कस्टडी रूम की पोजीशन, लॉकअप रूम की पोजीशन आप देखिए या कि एकदम
जो सोच नहीं सकता है। अभी दुनिया तरक्की कर गई मगर हिंदुस्तान के अंदर वही के वही। सबसे बड़ी बात यह है कि बेगुनाह जो है वो आज़ाद घूम रहे हैं और जो है बेकसूर जो बेकसूर है उनको मुजरिम बनाया जा रहा है। ये तो क्या देश शर्मिंदा नहीं हो रहा इस तरह से? ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है। वाकई सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में जो है कसूरवार वो घूम रहे हैं और बेकसूर जो हैं वो जेलों में बेचारे बंद हैं। दूसरी बात है कि बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो चाहे वो कोई भी मजहब के हों, उनके पास जमानत भी हो गई है तो जमानत के पैसे नहीं है, उस हिसाब से भी अंदर ये है। हम लोग उसमें उस सिलसिले में भी बहुत सारे हम काम कर रहे हैं। लोगों को इसमें आगे आना चाहिए कि ऐसे लोगों को जेलों से, बेकसूर लोगों को जेलों से छुड़ाना चाहिए। बहुत बड़ी नेकी है जी। वाहिद शेख साहब जो है इस जानिब जो तवज्जो दे रहे हैं और अपने मिशन पे चल रहे हैं और बेकसूरों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे कि वाहिद शेख जैसे लोगों की मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ऐसा चाहे वाहिद शेख हो या और भी जमाते उलमाए हिंद काम कर रही है, दूसरी हो ग्लोबल है NGO है वो काम कर रही है, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल साथ देना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो हैं, ये देखिए ज़कात के अंदर एक हुक्म है कि कैदियों को भी छुड़ाओ, उसके लिए भी पैसा गरीबों को देना, यतीमों को देना, तो कैदियों को भी छुड़ाना इस ज़कात के पैसे से। और इसके अंदर गालिबन इसमें जिक्र भी है कि ज़कात का पैसा इकट्ठा किया गया और ज़कात के पैसे को इसमें इस्तेमाल किया गया। तो लोगों को इसके अंदर इमदाद करनी चाहिए, फ़ंड देना चाहिए। बेकसूरों को छुड़ाना बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ी नेकी है। इस नेकी की मिशन के अंदर लोगों को साथ देना चाहिए जो NGO काम कर रही है उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हम नसर मीडिया से बात करने के लिए। मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी CH अब्दुल रहमान साहब भी हैं, उन्होंने फिल्म देखी। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनके तासुरात क्या है। अब्दुल रहमान साहब बताइए क्या तासुरात? फिल्म मैंने पूरा देखा और ये सभी चीज़ें जो इट इज़ पार्ट ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेंसी, छोटी छोटी बात नहीं है, ये दिल दहला देने वाली बात है। मेरा एक रिक्वेस्ट जुडिशरी और सिस्टम से भी, पुलिस डिपार्टमेंट से भी है कि उन लोगों को, ये जो बेगुनाह लोग हैं, उनके ऑडियंस, उनका प्लाइट, उनका फैमिली, उनके बच्चे, ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। और जो है 1000 गुनहगार अगर बच जाए, एक बेगुनाह जो है फर्स्ट आने चाहिए। ये तरीका है और ये जो है उसके ऊपर लोगों को सोचना चाहिए। और मैं दाद देता हूँ, मतलब मुबारकबाद देता हूँ वाहिद शेख को, इतनी डिटर्मिनेशन के साथ में, हिम्मत हारे बगैर, इतने जुल्म सहने के बावजूद भी जो है उन्होंने ये मतलब लड़ाई लड़ी और आज लोगों के सामने ये चीज़ को पूरा लेकर आए। और आम लोगों को, ख़ास करके सियासतदानों को भी जो है, पॉलिटिशियंस को, जो भी इस किस्म के कामों में लगा वो उनको सोचना चाहिए कहीं न कहीं हमारी भी कमी इसमें है, हमारी तरफ से भी इसमें बहुत कोताही है, हमारे लोगों का भी है। क्योंकि जुडिशरी में और पुलिस डिपार्टमेंट में हमारे लोग नहीं हैं। ये चीज़, इस किस्म की चीज़ें आपको केरला में नहीं मिलेगा, बिकॉज़ वहाँ पर हर डिपार्टमेंट में हर कम्युनिटी के लोग हैं। एक जो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन की जो बातें हो रहा है वो सिर्फ किताबी बातें हैं और वो कहीं भी उसको जो है उसका ऊपर अमली पैजामा मतलब नहीं पहनाया जा रहा है, वो कहीं भी नहीं हो रहा है। यस, उसी का हमें लोगों, हमारे कम्युनिटी को और सोसाइटी को ये समझना चाहिए, अगर इंसाफ सबके साथ में होना है, रिप्रेजेंटेशन हर जगह पर, हर पहलू पर, हर महकमे में रिप्रेजेंटेशन हमारा बराबर होना चाहिए। उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो सियासतदान हैं, जो सोसाइटी के लोग, उन सबको आगे आना पड़ेगा, उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा और इसके लिए कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद बात करने के लिए। डॉल्फी डिसूजा साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक बहुत अहम जिम्मेदार है, नुमाइंदे हैं, कई संस्थाओं से जुड़े हुए। डॉल्फी डिसूजा जी, ये फिल्म देखने के बाद में आपके क्या विचार है, क्या तासुरात है? काफ़ी दुख भरी कहानी है और ब्रूटल स्टेट पावर जो बोलते हैं, मिसयूज़ किया गया है यहाँ पे जी। और मैं सलाम करना चाहता हूँ वाहिद भाई को कि इस वातावरण में भी उनका एटीट्यूड पॉजिटिव रहा है और थोड़े भी बिटर नहीं है। और दूसरी बात, जो पूरी टीम है
गमरे साहब और उनकी पूरी टीम है. जी Very courageous move to bring this on the celluloid जी for public viewing. जी और मैं मानता हूँ कि particularly state stakeholders, जी judiciary on one side और police on the other side, ये खास करके उनके sensitivity training के लिए इसका यूज़ करना चाहिए. क्योंकि क्या है कि जो बर्ताव किया गया है, क्रूडिटी जो बोलते हैं ना, जी वो बर्ताव में उनको पता लगना चाहिए कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जो रिस्पॉन्सिबल थे पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ ब्रूटैलिटी, वो रात को कैसे सोते थे. और पुलिसिंग सिस्टमिक रिफॉर्म्स जो 2006 के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दी हैं, उसकी अमल बजावनी आज भी नहीं हो रही है. जी और स्टेट कंट्रोल और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल टोटल पुलिस के ऊपर है. जी और मैं मानता हूं कि जो रिफॉर्म्स 2006 की प्रकाश सिंह की जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसकी अमल बजावनी होनी चाहिए. जी उस जब तक वो नहीं होती है और जो टेक्निक्स रहते हैं पुलिसिंग के ऊपर, इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर, वो वापर नहीं होते हैं, तो इस तरह की ब्रूटैलिटी चलती रहेगी. और दूसरी बात है द इनसेंसिटिव जुडिशरी की इतने लोग अंडर ट्रायल्स हैं और उन्होंने शायद कन्विक्शन में भी उतने साल नहीं निकाले होंगे, लेकिन जेल में अभी तक पड़े हुए हैं. बिकॉज ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट अफोर्ड द जुडिशरी लीगल सर्विसेज. बिल्कुल. एक खास बात इसमें ये भी देखने को मिलती है कि वाइस शेख जो है ये पढ़े लिखे थे, जिन्होंने अंदर रहकर लड़ाई लड़ी, और आम जो लोग हैं या मुजरिम वो कहिए या बेकसूर कहिए, वो तो बिल्कुल तालीम याफ्ता तो होते नहीं, एजुकेशन उनके में होती नहीं, तो वो अपनी लड़ाई कैसे लड़ेंगे, ये भी सवाल खड़ा होता है ना सर. एब्सोल्युटली. नहीं, इसके लिए जो वाहिद भाई का जो रवैया रहा है इन टर्म्स ऑफ वेरी पॉजिटिव अप्रोच, कभी कभी ये भी बात यहाँ पे मौका नहीं मिला इन टर्म्स ऑफ उन्होंने किस तरह से इसके ऊपर संघर्ष किया. यू नो, ये एक एक्सपीरियंस, एक अलग तरीका का एक्सपीरियंस है टू मोटिवेट लॉट ऑफ अदर पीपल लाइक अस सिटिंग ऑन द फेंस, नॉट टेकिंग अ स्टैंड, कि किस तरह से इसके साथ जुड़ना चाहिए बदलाव के लिए. एक चीज़ और जो मैंने ये सवाल औरों से भी किया, जब आप बेकसूर जो हैं उनको उठा के जेलों बंद कर देते हो, जो कसूरवार है वो आज़ाद घूमते हैं, तो इससे दहशतगर्दी या जुर्म जो बढ़ते हैं, तो क्या इस पर जो हमारी सरकार को या जुडिशनल में जो लोग बैठे हैं उनको सोचना नहीं चाहिए कि कितना गलत रवैया है, कितना गलत सिस्टम है, इस सिस्टम को किस तरह से सुधारना चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, एक तो प्रेजुडिस तो है, जैसे मैं कहता हूँ, और ये प्रेजुडिस अभी बढ़ता गया है पर्टिकुलरली इन इस गवर्नमेंट के रवैये में, जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी पे और दलित्स पे जबरदस्त प्रेजुडिस है. जी. अभी मान लीजिए कि पुलिस व्यवस्था में भी डाइवर्सिटी है ही नहीं, सिर्फ 4% माइनॉरिटी से है. जी. जब तक ये इक्वल स्टेटस पे नहीं आता है, पुलिसिंग चेंज नहीं होगा. तो इसके लिए ये जो कोशिश है सिविल सोसाइटी की, और मैं मानता हूँ कि नेता लोग को इस पे इंटरेस्ट नहीं है, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो सिविल सोसाइटी को इसके ऊपर कैंपेन करनी पड़ेगी बिल्कुल. कि किस तरह से मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड नॉट ओनली इन द जुडिशरी बट ऑल्सो इन द पुलिस. एक बात डॉल्फी जी आपने बहुत अच्छी कही कि इस फिल्म को जो है ना सिस्टम को देखना चाहिए, पुलिस को भी देखना चाहिए, कि उनको भी एहसास हो कि जो हम करते हैं, जब वो पर्दे पे देखें उनको समझ में आएगा कि भाई ये कितना हम गलत करते हैं. ये यकीनन इस फिल्म को मैं समझता हूँ पूरे डिपार्टमेंट को देखना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आमना सामने मीडिया से बात. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज इस मौके पर हमारे साथ मौजूद है ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल मुंबई यूनिट की नायब सदर साहिबा एडवोकेट फरहाना शाह जी, जिन्होंने इस केस में को बहुत करीब से देखा है. वहीं हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब, जो ऑल इंडिया मिलिट्री काउंसिल मुंबई के जनरल सेक्रेटरी हैं. वहीं मारूफ मुसन्निफ, राइटर और आलिम दीन, इस्लामिक स्कॉलर मौलाना शोएब कोटी साहब भी हमारे साथ मौजूद है. उन्होंने भी आज ये फिल्म देखी. मैं इन सभी हजरात से बात करूँगा. मुख्तसर हम जानना चाहिए कि इस फिल्म को लेकर या इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है. पहला सवाल मैं फरहाना शाह साहिबा से करना चाहूँगा. फरहाना शाह साहिबा, आपके क्या तासुरात है इसको लेकर? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया है, जो भी ये फिल्म बनाए, और ख़ास करके वाहिद भाई जो ये केस में एक आरोपी रह चुके हैं, बेकसूर थे, फिर भी इन्होंने इतने साल जेल में निकाले, और फिर इतनी हिम्मत करके इन्होंने अपनी किताब लिखी, फिल्म के लिए भी
बहुत सारी चीज़ें जद्दोजहद करी और बनाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये मौका है। और सही मतलब है ना, जो सही में जो जेल के हालात होते हैं या पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी चीज़ें होती है उनको प्रोजेक्ट किया है, उनको बताया है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई बनी बनाई खेल है, बल्कि मैं तो जानती हूँ, अच्छी तरीके से जानती हूँ कि ये सारी चीज़ें होती है। इससे ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इससे ज़्यादा ही और बढ़ चढ़ के होती है। बिकॉज 1993 के ब्लास्ट केस में भी बहुत सारे एक्यूज थे, इनका तो फिर बाद में हुआ, लेकिन उस दौरान भी बहुत सारे जुल्म हुए। ना कि सिर्फ आरोपी को पकड़े थे उनके ऊपर, बल्कि उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी बहुत कुछ नाचाकियाँ हुई है। बहुत बुरा सलूक किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। और ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब हम लोगों को ऐसे शर्म आती है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करते हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स कहाँ जाते हैं, ह्यूमैनिटी कहाँ जाती है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है, कोई अंदाज ही नहीं है, और ना कोई सवाल उठाता है इसके बारे में। ये सवाल उठने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती इनामुल्लाह खान साहब, जिस तरह से फरहाना शाह साहबा ने जो बात की हुकूक इंसानी की, वो कमीशन कहाँ चले जाते हैं? क्या उनकी आंखें बंद हो जाती है ऐसे जुल्म और सितम के बाद में? दरअसल आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस का दौरे हुकूमत रहा है, बीजेपी का तो अभी आया है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही मुसलसल मुसलमानों को टारगेट किया जाता रहा है और मुसलमानों को जेल की सलाखों में पहुंचाया जाता रहा है, सिर्फ उनके हौसला शिकनी करने के लिए, उनके हौसले तोड़ने के लिए। और दूसरे लोग सारे कारनामे अंजाम देते हैं जिनको बचाने के लिए बहुत सारी तंजीमें या टीमें जो हमारे बेकसूर जेलों में हैं उनसे इकबाल जुर्म करवाया जाता है और कहा जाता है कि इकबाल जुर्म कर लो, ताकि जो है मेन जो मुजरिम है वो सेफ रहे। जिस तरह से पठान साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं आरएसएस के लोगों का हाथ। जी जी बिल्कुल, आरएसएस के लोग इसमें शामिल हैं और जितने बम ब्लास्ट हुए हैं तकरीबन सब इन्हीं के किए हुए हैं और मुसलमानों को उसमें अरेस्ट किया जाता है और उनको सेफ किया जाता है कि ताकि अदलिया का या इंतजामिया की नज़र उनकी तरफ ना जाए। ये आपने बहुत बड़ी बात की कि ये सारे जो मामले हुए सब कांग्रेस के दौर में हुए हैं। हम कांग्रेस को बहुत दूध का धुला कहते हैं लोग, ये सारे जुल्म सितम तो कांग्रेस के ज़माने में हुए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं मौलाना शोएब कोटी साहब से पूछना चाहूँगा, इस फिल्म को देखने के बाद में आपके क्या तासुरात हैं? मुझे तो बड़ी खुशी हुई और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्में जो हकीकत पर मबनी हो और बननी चाहिए जी। और इसमें जो एक पहलू ये कि इसके पीछे जो असल हम अभी जैसे वो पठान साहब ने पूछा ना, आपने पूछा उनसे, उन्होंने भी कहा कि कसूरवार नहीं पकड़े गए जी, ये पकड़ने वाले खुद कसूरवार है जी जी। जो लोग पकड़ रहे हैं, पकड़वा रहे हैं, ये खुद कसूरवार है, वो सब शामिल है इसमें, वो खुद शामिल है। और मुफ्ती साहब ने जैसा कहा कि ये आज से नहीं, पहले से कांग्रेस के दौर से है, तो सिर्फ यही मसला नहीं कि वो मजालिम हो रहे हैं मुसलमानों पे, बल्कि उन मजालिम को एक्सेप्टेंस मिले मेजॉरिटी में, उसकी उन्होंने जो मुसलसल कोशिश की है। और वो कोशिश आज बीजेपी को एक समझ लीजिए कि पकी पकाई फसल मिली इनको जी जी जी। बीजेपी अकेले नहीं है जिम्मेदार तो कांग्रेस भी एक तसलसल है वो। तो हमारा ये काम होना चाहिए कि एक तो जो असल कसूरवार हैं उनको हम कम से कम इन फिल्मों के जरिए मंजर आम पर जो है लाते रहें, और जो बेकसूर हैं उनके साथ क्या मजालिम हो रहे हैं, किस तरह से उनको जो है जबरन मजबूर किया जा रहा है झूठी गवाही देने पे, झूठा जो है मानने पे, ये चीज़ें। तो मुझे बहुत अच्छी खुशी हुई कि अब्दुल वाहिद साहब एक निकला जिसने ये हिम्मत की, किताब लिखी। किताब में तो बहुत कुछ होगा, वो चीज़ें भी सामने आने में। खास तौर से देखिए, कुछ अगर मुसलमान इस फिल्म को बनाते, डायरेक्टर, राइटर, डायलॉग राइटर होते और प्रोड्यूसर होते, तो शायद वावेला मच जाता। क्योंकि इसको बनाने वाले हमारे गैर मुस्लिम भाई है, बिरादरान वतन है जिन्होंने फिल्म बनाई, जैसे कि सुदर्शन गमरे जी जो इसके डायरेक्टर हैं, इनके तरफ से आप क्या कहना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि इससे इस बात की जो तस्दीक होती है कि पूरा तबका जो मुजरिम नहीं है, मुतासिब नहीं है जी। और हमें उनसे जो है इंटरेक्ट करना चाहिए, उनसे हम रब्ता रखें, उनसे मशवरा लें, उनकी मदद लें। इंशाल्लाह हालात बदलेंगे, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के लोग हमारे लिए काफ़ी हौसला अफजा के बायस बनते हैं। बात वही आती है मुफ्ती साहब, फिर एक बार मैं आपके पास आऊँगा कि गैर मुस्लिमों में जो हमारे बिरादरान वतन हैं वो आज भी इस तरह के अमन पसंद और ईमानदार इंसाफ पसंद लोग हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
गैर मुस्लिम हमारे जो भाई हैं तकरीबन पहले तो 90% इंसाफ पसंद थे, अभी थोड़ा सा तनासुब कम हुआ है, लेकिन फिर भी 80% गैर मुस्लिम भाई इंसाफ पसंद हैं और अमन पसंद हैं और मुसलमानों के सपोर्ट में हैं। और चंद तादाद है, थोड़ी तादाद, चूँकि असल में वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं और उनका मीडिया है, उनका सब कुछ है, इस वजह से वो ज़्यादा दिखने लगते हैं और हकीकत में है नहीं, वो बहुत चंद हैं। तो हमें अपने भाइयों से जो बिरादरान वतन हैं 80% तकरीबन हमारे साथ हैं, उनको हम मिल करके हम लोगों को काम करना चाहिए। और मीडिया को आप कितना मुजरिम मानते हैं इस ताल्लुक से? मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो मुस्तकिल मुजरिम ही, असल मुजरिम तो वही है, इसलिए कि कोई आदमी अरेस्ट किया जाता है, पहले से स्क्रिप्ट तैयार रहती है और उसका पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है उसके खिलाफ। तो मीडिया जो मनफी जहनसाजी में मीडिया ही का मेन किरदार है और मुसलमानों के खिलाफ या मजलूमीन के खिलाफ एक मुस्तकिल उसकी जद्दोजहद है। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर मीडिया से बात करने का। आप लोगों का फरहान शाह साहिबा, मुफ्ती नामुल्लाह खान साहब और मौलाना शोएब कोटी साहब। ख़ास और शख्सियत से आपको मिलाते हैं अहमद अफरोज़ अंसारी सर से, जो कि अब्दुल वाहिद शेख साहब जिस स्कूल में टीचर थे, उस स्कूल में हेड मास्टर थे वो वहाँ पर, और उनके बहुत करीबी ताल्लुकात रहे। वो वाहिद भाई की जो है शख्सियत को अच्छी तरह से जानते हैं। इनकी बातों की और अहमियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बहुत करीबी रहे हैं, एक ही स्कूल में रहे हैं। सर ये बताइए कि वाहिद शेख साहब के बारे में, जिस तरह से जुल्म हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, 9 सालों तक जेल में रहे, जेल से बाहर आए, तो आपके इस पर क्या तासुरात है और वाहिद भाई से किस तरह से आप किस तरह जानते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में? वाहिद सर जब बाइज़्ज़त बरी होकर आए तो स्कूल में उनको चूँकि दोबारा लेना था, तो अंजुमन इस्लाम में डॉक्टर ज़हीर काजी साहब ने फ़ौरन रिएक्ट करके उसका जो भी रेजोल्यूशन वगैरह था उनको ज्वाइन करवाने के लिए हमारे स्कूल को कोऑपरेट किए और मैनेजमेंट ने पूरा कोऑपरेशन दिया, जिसकी वजह से अब्दुल वाहिद सर दोबारा स्कूल में ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के फ़ौरन बाद जब भी फ्री पीरियड में हम बैठते थे तो उनके ऊपर जिस किस्म का जो टॉर्चर हुआ करता था, जिस किस्म का, जैसे हमें आज जो फिल्म में हमने देखा, इसमें तो बहुत ही कम बताया गया। जिस तरह से ये बताते थे, आप यकीन जानिए हमारी आंख से आंसू जारी हो जाते थे। ने जो आपको बताया, हाँ। और वाहिद भाई का सबसे बड़ा जो है, जो उन्होंने अपनी किताब लिखी है बेगुनाह कैदी, उसमें उन्होंने अपनी सवाने हयात नहीं लिखी है, बल्कि लोगों को जागरूक करने, बेदार करने के लिए कि किस वक्त पुलिस आपके साथ क्या कर सकती है, या कुछ करने आए तो हमको क्या अलर्टनेस होना, बेदारी क्या रहनी चाहिए, क्या रिएक्ट होना चाहिए, उसमें उन्होंने किताब में बताया। इस फिल्म में जो थोड़ी सी मुझे कमी महसूस हुई कि जो टॉर्चर करने वाले ऑफिसरान हैं उनका थोड़ा सा एक झलक ये बताना था। जैसे एक ऑफिसर ने सुसाइड कर लिया था, तो उसको बिल्कुल ढके छुपे अंदाज में इसमें बताया गया। एक्चुअली ये बताना था कि उसके ऊपर कितना असर हुआ कि एक बेगुनाह को और सज़ा दिलवाने के पीछे ये लोग लगे हुए हैं। और यकीन जानिए स्कूल के अंदर कोई ना कोई ऐसे बेगुनाह जिसको पुलिस परेशान करती थी, स्कूल में पहुंच जाते थे हमारे, तो सर उनको कोऑपरेट करते थे, इस तरह करो यहाँ पर। नहीं, मैं आप उस बात को पूरा कीजिए कि वो जो फिल्म में जो बताया गया कि एक ऑफिसर सुसाइड कर लेता है ना, उस पर इतना प्रेशर डाला जाता है कि आप एक बेगुनाह को मुजरिम बताओ, तो उसको यानी पूरा बताना चाहिए था उसको। आपका कहना ये है क्या? मेरा कहना यही था कि उसको बताना चाहिए था कि वो कितना यानी अंदर से परेशान हो रहा है, शर्मिंदा हो रहा है, उसके ऊपर से प्रेशर आ रहा है, लेकिन वो बेगुनाह को गुनहगार बताने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। बाज़मीर इंसान था। तो ऐसे बाज़मीर अफराद हैं भी, ऐसा नहीं कि सब के सब पूरा सिस्टम ही खराब है, सारे ज़मीर फरोश नहीं है। तो कुछ लोगों के ज़मीर बेदार हैं और कुछ के बेदार अगर नहीं रहते हैं तो ऐसी शख्सियत के साथ जब जुल्म करते हैं तो उनका ज़मीर बेदार हो जाता है। तो वाहिद सिर्फ अपने अकेले के लिए नहीं, बकिया लोगों के लिए जो लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। जैसे उन्होंने इनोसेंस नेटवर्क की जो वेबसाइट बनाई है, उसमें उन 12 लोगों के लिए, उसमें से तो एक का इंतकाल हो गया है कोरोना में, उन 11 लोगों के लिए अब भी दौड़ धूप करते हैं, लड़ते हैं और लोगों को बेदार करते हैं। और वाहिद सर काबिल तारीफ़ हैं, काबिल तहसीन हैं, मैं उनको बहुत मुबारकबादी देता हूँ। और ये फिल्म बनाने वालों ने जिस अंदाज से, ये एक फिल्म ही नहीं
हकीकत एक आम इंसान से समझ लीजिए उनको एक सबक मिलने के जैसे अंग्रेजी डायरेक्टर वगैरह जो जी टीम है। हाँ, और अक्सर शूटिंग वगैरह में मैं भी रहा करता था। और आपने भी यहाँ कहा उसमें फिल्म में रोल जी, फिल्म में छोटा सा एक रोल, जब वो शूटिंग वगैरह में मैं वो स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ी जाती थी तो मैं भी रहा करता था। तो बातों बातों में फिर वो सुदर्शन साहब ने मुझे बोला कि एक छोटा सा रोल आप भी कर दीजिए सर। अच्छा। तो मैंने भी वो मुल्ला का जो रोल था वो अदा कर दिया। वो बस खड़े खड़े यूं ही वो बोले इस तरह का डायलॉग पढ़ लीजिए, तो मेरी खुशनसीबी कि मैं भी इस फिल्म में मौजूद हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वाहिद साहब, जब ये पुलिस, आप कह रहे थे कि आप पुलिस वाले जो स्कूल में आ जाते थे, वो बताइए क्या मामला था? पुलिस तो आए दिन स्कूल में जब आ जाती थी तो वाहिद सर को तो बड़े अच्छे अंदाज में प्यार मोहब्बत से बोलते हैं ना लॉलीपॉप दे के लेके जाना, उस तरह लॉलीपॉप दे के उनको लेके जाते थे। और वाहिद सर यही समझते थे कि बस मैं अभी जा रहा हूँ और आ जाऊँगा, लेकिन उनके साथ जो धोखाधड़ी की गई 9 साल के बाद जब वो बाइज्जत बरी हुए, आप यकीन जानिए, और पूरा मुझे भी भरोसा है कि वो पूरे के पूरे जितने भी 12 लोगों को इसमें गिल्टी बताया गया वो सब के सब बेगुनाह हैं, बिल्कुल बेगुनाह हैं, और अल्लाह ने चाहा तो वो ज़रूर रिहा होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। वाहिद साहब के, मैं आपसे थोड़ा सा लंबी बात इसलिए कर रहा हूँ कि आप वाहिद साहब के बहुत करीब रहे हैं, उनकी फैमिली के आज साथ भी में करीब हूँ, आज भी करीब है। वाहिद साहब के जेल में जाने के बाद में 9 साल का जो इतना तवील अरसा ज़बरदस्त जो घर वालों पे जो गुजरी होगी, उनकी बीवी पे, बच्चों पे, वालिदैन पे, जो कि फिल्म में दिखाया गया वो तो मामूली है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जैसे ही वाहिद सर को जब ले जाया गया 2-3 महीना तो यूं ही गुजरा। वाहिद सर को तो जेल में पहुंचने के बाद भी मालूम नहीं था कि उनके ऊपर क्या कलम लगाई गई है और क्या उनके साथ मतलब जेल में लाया क्यों गया, और घर वालों को भी पता नहीं था। तो देखिए, आप फिल्म में बताया है कि वो एक शख्स, एक कैदी अखबार में जब पढ़ता है तो बोलता है आपका ये नाम है, आपका ये नाम है, देखो इसमें न्यूज़ आई है। तो वो हैरत में पड़ जाते हैं, कह रहे हम पर मकोका लगाया गया है, हमारे ऊपर ये बॉम्ब ब्लास्ट का इल्ज़ाम है। तो वो हैरत में पड़ जाते हैं। इसी तरह उनके वालिद को जब वो न्यूज़पेपर मिलता है उसमें वो पढ़ते हैं तो कितना धचका लगता है, 1 साल के अंदर अंदर वो फौत हो गए। दिखाया है आपके राब्ते में उस जमाने में होंगे ना, क्या कहते हैं, क्या कितना परेशान थे? इतना परेशान थे कि उनके घर, उनके यहाँ तक के उनके करीबी और रिश्तेदार भी उनका सब साथ छोड़ चुके थे। ये असल बात, ये बहुत बड़ा अलमिया था और सब दूर हो चुके थे। हालात ऐसे हो गए थे कि उनकी वाइफ चूंकि BA DED थी तो वाहिद से परमिशन ली जेल के अंदर जाकर कि मैं अब सर्विस करना चाहती हूँ। देखिए, एक छोटा सा रोल उसमें बताया है, तो मैं सर्विस करना चाहती हूँ, घर का गुजारा कैसे चलेगा, वो खुल के सब नहीं बताया गया इसके अंदर कि वो बोल रही है कि घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बहरहाल वो जॉब करी, इन्होंने जब कह दिया कि ठीक है आपकी मर्ज़ी, आप जैसा करना है, तो वो मिल्लत हाई स्कूल में चंद बरस जॉब करी। हाँ, जो भी टूटी फूटी तनख्वाह मिलती थी, स्कूल जोगेश्वरी, जी, जो भी टूटी फूटी तनख्वाह मिलती थी उससे अपने घर का गुजारा उन्होंने किया। और वाहिद सर की वाइफ साजिदा काबिल तारीफ़ हैं, काबिल ये कहना चाहिए कि जितना हम उसका शुक्रिया अदा करें, क्योंकि ऐसे वक्त में कोई एक औरत यानी जिसके 9 साल शौहर जेल में है तो कुछ अलग कदम उठा सकते हैं या कुछ छोड़ के जा सकते थे, लेकिन सलाम है ऐसी बहन पर, वाकई सलाम है। और आज भी इतनी मोहब्बत से ये लोग रहते हैं कि आप देखकर रश्क करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रखे। और अपनी वालदा के लिए इतना फिक्रमंद रहते हैं, इतना उसके लिए, उनकी वालदा बीमार रहती हैं अक्सर, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और उनकी वालदा का बहुत, उनकी दुआएं हैं उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर मीडिया से बात करने के लिए। साबिक सदर महाराष्ट्र सलीम शेख साहब भी है, क्या तासुरात आपके? ये फिल्म देख के मुझे बहुत भयानक तरीके से मतलब एक ऐसा एहसास हुआ कि क्या हो सकता है, कि किस तरह बेगुनाह लोगों को कैद किया जा सकता है और बहुत लंबे वक्त तक उनको जेल में रखा जा सकता है, जो सिस्टम है। और उसमें मतलब कोई बेगुनाह आदमी अगर जेल में चले जाए तो उसको छूटने में 6 साल, 8 साल, 10, 12, 15 साल लग सकते हैं। पूरा सिस्टम ऐसा हो गया। तो ये पूरे सिस्टम का एक आईना है। तो हमें, मैं तो अब सभी लोगों से अपील करूँगा कि सरकारी अफसरान भी इसको देखें, जो जुडिशरी में लोग हैं वो भी इसको देखें,
और सारे लोगों से मैं अपील करूँगा कि फिल्म देखें, और क्योंकि ये सिस्टम के मुतालिक है कि सिस्टम में किस तरह मुमकिन है कि किसी बेगुनाह को कैद कर दिया जाए और सालों साल ले लिया जाए या किसी को फांसी दे दी जाए। तो ये जो सिस्टम में हमारे एक फॉल्ट है उसकी तरफ जो है ये फिल्म उसकी तरफ इशारा करती है। और ये बहुत अच्छे से जो है डायरेक्टर है उन्होंने सुदर्शन साहब ने जो फिल्म बनाई है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत बेहतरीन फिल्म बनी हुई है और तमाम यंगस्टर्स को ये देखनी चाहिए, कॉलेज लॉ स्टूडेंट्स को स्पेशली देखनी चाहिए, और मीडिया वालों को देखनी चाहिए और सरकारी अफसरों को भी देखनी चाहिए फिल्म में। बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस फिल्म को देखने में शेख फाउंडेशन के रूह रवा सरबराह प्रेसिडेंट शेख मुश्ताक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक साहब, आपने ये फिल्म देखने के बाद में क्या आपके तासुरात है, कितना दिल को ये लगी फिल्म ये? फिल्म का एक डायलॉग था जिसके अंदर वो पुलिस इंट्रोगेशन में वाहिद भाई को पूछते हैं कि मराठी की एक म्हण थी उसके अंदर कि जब आग लागते तो सुख्या बरोबर ओला पण जळतो। तो वाहिद भाई के साथ जो हुआ वो बेकसूर होने के बावजूद भी 9 साल तक उन्होंने जो अपनी लड़ाई लड़ी वो काबिल तारीफ थी उनके लिए। और फिल्म जो है वो पूरी रियलिस्टिक्स पे बेस्ड है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये फिल्म सिस्टम के साथ साथ हर एक वो बंदा देखे कि जिसके जहन में जो ये आज आतंकवाद या जिस तरीके से फेक एलिगेशंस लगा के हम जैसे नौजवानों को खासकर एक पर्टिकुलर एक कौम के लोगों को कम्युनिटी को जो टारगेट किया जा रहा है उसके लिए ये फिल्म बहुत उम्दा थी। और ये सिस्टम को इसलिए देखनी है कि सिस्टम को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर इतना होता है कि वो खुल के बात नहीं कर पाते। जैसे भी पठान साहब ने खुद कहा कि आयो ने खुद कहा था कि दे नोज कि कौन कल्प्रिट है कौन नहीं है, उसके बावजूद भी उनको ऐसे कदम उठाए जाते हैं, पढ़ते हैं उठाए, कि जिसकी वजह से उनको अपनी ज़िंदगी का एक अहम तरीन ज़िंदगी 9 साल आज उन्होंने अपने ज़िंदगी के निकाले जेल में। और उस पे बेस वो फिल्म थी। सिर्फ उनके लिए वो लड़ रहे थे नहीं तो बल्कि पूरी टीम के लिए लड़ रहे थे। इस लड़ाई से ऐसा लगता है कि आपको उन नौजवानों को भी सीखना चाहिए जो इस तरह के मामलात में मुलविस हैं या गलत तरीके से फंसाए गए हैं। देखो, सबसे पहले तो अगर आपको हौसला मिलता है ना, आपने पूरी अगर फिल्म देखी होंगी तो जिसके अंदर टारगेट किया गया वो एक कम्युनिटी के लोग दिख रहे हैं, लेकिन जिनके ऊपर जुडिशरी या पुलिस डिपार्टमेंट जितने भी है वो सारे नॉन मुस्लिम्स दिख रहे हैं। तो कहीं ना तो कहीं हमें हमारे कौम में एजुकेशन का स्तर उतना बढ़ाना है कि हम स्टाफ सिलेक्शन से लेके यूपीएससी एमपीएससी ट्रैक करके कहीं ना तो कहीं हमारे लोगों को सिस्टम में आना है, सिस्टम में शामिल होना। जब तक हम सिस्टम में शामिल नहीं होंगे तब तक हम अपनी कौम के लिए फाइट नहीं कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमना सानी मीडिया से बात करने के लिए, धन्यवाद। सलीम अलवारी साहब हमारे साथ में मौजूद है आज इस हेमोली फिल्म के इस मौके पर। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या विचार है, क्या तासुरात है सलीम अलवारी साहब के। ये फिल्म एक आई ओपनर है और इस सिस्टम पर चोट करती पूरी कि पुलिस डिपार्टमेंट और इसके मुख्तलिफ जो महकमे हैं वो किस तरह काम करते हैं। कहीं ना कहीं फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि ये लोग भी बहुत दबाव में रहते हैं। ये भी बात समझ में है कि कुछ ऑफिसरान ये जानते हैं कि जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन उन पर इतना दबाव होता है कि उनको वो करना पड़ रहा है। और इसमें फिर एक बात सामने जो आई है न समझ में आई कि मीडिया का जो प्रेशर है उससे मुल्क के इस मुल्क के और सिस्टम के ताने बाने बिखर चुके हैं, पूरी सत्यानाशी हो चुकी है। और अगर चीज़ों को सुधारना है तो मीडिया पर कंट्रोल लाना बहुत ज़रूरी है। और एक बात मैं कहूँगा, ये जहाँ जितने भी भाइयों ने फिल्म देखी और आगे देखे, मैंने जो बात महसूस की वो ये है कि इसमें जितने भी किरदार पुलिस अफसरान के उसमें आए उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था। तो ये बात मुझ जैसे और इकबाल मेमन साहब जैसे और जो एजुकेशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको ये सोचना ज़रूरी है कि इस सिस्टम में हमारी कमी की वजह से हम पर जुल्म सितम बढ़ जाते हैं। और ये इस फिल्म से मैसेज ज़रूर जाना चाहिए कि हमको हमारे बच्चों को सरकारी मुलाजिमतों में, पुलिस वगैरह में, आईबी वगैरह में भर्ती की पूरी कोशिश की जानी चाहिए। थैंक यू। अच्छी बात। कैमरा पर्सन शाहीन पटेल के साथ आपका दोस्त राशिद अजीम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।